नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान विहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा आपको पता है, अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके अपन ने 2 भाग पढ़ लिए हैं। पहले भाग में अपन ने बात की थी दांतों की, और अब दूसरे भाग में अपन ने बात की थी लार ग्रंथियों की। दोनों आपको पता चल गया होगा, दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होंगे। फिर लार ग्रंथियां पढ़ी थी अपन ने, कितनी, 3 पढ़ी थी। सबसे बड़ी थी पैरोटिड, उसके बाद में जीभ के नीचे लिंगुअल, और उसके बाद में क्या था, सब मैंडिबुलर। और उसके बाद में अपन ने लार पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था 99% जो होता है वो पानी ही होता है। 1% जो उसमें मिलेगा, अपने को क्या मिला था, एंजाइम मिले थे। और 2 एंजाइम, एक तो लाइसोजाइम और दूसरा कौन सा, टाइलिन। काम का था टाइलिन, क्योंकि टाइलिन ने स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया था। अब उससे आगे अपन पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आज का अपन सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे क्या, लिवर। लिवर का क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिवर। किस लिए इंपॉर्टेंट है, कैसा होता है, ये जिगर है, जिगर, जिगर बोलते हैं ना, जिगर रखना, लिवर जरूरी है। बताऊंगा लिवर कैसे जरूरी है। चलिए देखते हैं अपन, शुरू करते हैं। हमारा जो माउथ का लास्ट पार्ट था, कौन सा बच गया था, हमारा जो लास्ट पार्ट था वो बच गया था टंग, या जीभ कह सकते हैं। मुख में जो जीभ होती है, यह एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसके अंदर कोई भी बोन नहीं होती है। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि हमारी जो जीभ होती है, इस पे कितने प्रकार की टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है, स्वाद कणिकाएं पाई जाती है। 4 प्रकार की स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, जो अलग अलग टेस्ट को बताती है। जैसे हमारे जीभ का जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये स्वीटनेस के टेस्ट को बताता है, यानी मीठेपन के स्वाद को बताता है। पहली टेस्ट बर्ड्स किसको बताएगी, स्वीटनेस या मीठेपन के स्वाद को बताएगी। उसके बाद में देखना, ये सेकंड पार्ट जो है, दोनों तरफ ये सेकंड पार्ट जो है, यह नमकीन स्वाद को बताएगी। किसको बताएगी, नमकीन स्वाद को बताएगी, यानी सॉल्टी जो टेस्ट होगा वो हमारे किससे, सेकंड टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स जो होती है, जो लेटरल पार्ट में होगी, जो टंग के साइड वाले पार्ट में होगी। तीसरा भाग देखिए, तीसरे भाग में है श्योर, खट्टेपन का स्वाद। खट्टेपन का स्वाद जो है, या श्योर टेस्ट जो है, वो हमारे तीसरे टाइप के टेस्ट बर्ड्स होंगे, जो टंग के पीछे वाले भाग में, पीछे वाले भाग में होगा। सबसे लास्ट जो पीछे सबसे एंड में पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट में देखिए, सबसे पीछे जो स्वाद आ रहा है वो है कड़वेपन का, बीटर टेस्ट। तो ये 4 प्रकार की टेस्ट बर्ड्स होती है, छोटी छोटी स्वाद कणिकाएं होगी, जो आपके जीभ पर विराजमान होती है। और अलग अलग जब हम कोई भी खाना टेस्ट करते हैं, तो उसका हमें पता चलता है कि उस खाने का टेस्ट कैसा है, वो स्वीट है, श्योर है, सॉल्टी है, बीटर है। कभी कभार क्या होता है, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा खाने से ये स्वाद कणिकाएं नष्ट हो जाती है, तो कुछ दिनों तक हमें खाने का टेस्ट नहीं आता है। तो ये हमारे माउथ का तीसरा पार्ट हो गया, कौन सा, टंग। लेकिन एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, दूसरे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन एसएससी में पूछा गया था कि जो हमारी जीभ होती है, ये नीचे की तरफ किससे अटैच होती है, तो वो एक भाग होता है, ध्यान रखना, क्या नाम है उसका, फ्रीन्यूलम लिंगुआ। कौन सा भाग होगा, फ्रीन्यूलम लिंगुआ, जो हमारे जीभ नीचे की तरफ अटैच होती है। जब आप अपनी जीभ को ऊपर की तरफ उठाओगे तो नीचे आपको यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ मिलेगा, तो वो जुड़ी हुई चीज़ क्या होती है, फ्रीन्यूलम लिंगुआ होती है, ध्यान रखना। तो ये था हमारा टंग। अब अपन स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुख के बारे में। पहला, भोजन
प्लस लार। इसको एक कॉमन टर्म दी जाती है, बोला जाता है बोलस। भोजन को मुख में क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। ध्यान से देखना, तो एक टर्म आती है बोलस। अपन पूरे पाचन तंत्र में 3 टर्म्स पढ़ेंगे, बोलस, काइम एंड काइल। या फिर ये से भी पूछ सकता है कि बताओ मुख में पचित भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाएगा? अरे किस नाम से? बोलस नाम से जाना जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट याद रखना, कौन सा? क्या बोला कि हमारे पाचन तंत्र के या आहार नाल के किस भाग में कोई भी पाचन नहीं होता है? क्या क्वेश्चन है? आहार नाल के किस भाग में कोई भी पाचन नहीं होता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या है? आहार नाल के किस भाग में कोई भी पाचन नहीं होता है? अब आहार नाल अपन ने पढ़ी थी, मुख से भोजन गया किस में? ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रसिका में, और ग्रसिका से आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत और बड़ी आंत। अब ध्यान रखना, पहला ऑप्शन आपको मिलेगा और इसका भी ध्यान रखना, ग्रसनी। दूसरा ग्रसिका। तो ये दोनों ही आहार नाल के ऐसे भाग हैं। ग्रसनी का मतलब फेरिंग्स है, फेरिंग्स है, और ग्रसिका का मतलब ईसोफेगस है। तो ना ही ग्रसनी में कोई पाचन होता है, ना ही ग्रसिका में कोई पाचन होता है। सिर्फ ये तो एक रास्ता है जिसके द्वारा क्या करेगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा खाना मुख से होता हुआ आमाशय में पहुंचेगा। कहां से होता हुआ? रास्ते से, मुख से होता हुआ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है कि पहले इतना सा बड़ा, फिर ये, इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को क्रमानुकुंचन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रमानुकुंचन या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो कभी पूछे मुख से आमाशय तक भोजन किस मूवमेंट से जाता है? क्रमानुकुंचन से भी जाता है या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जाता है। किससे जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जाएगा। याद रह जाएगा ना? चलिए अब अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अंग की, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि की। इसके बिना बहुत 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 सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी एक सफ़र है दोस्तों, बने रहना है इस सफ़र में। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं अपना सबसे इम्पॉर्टेंट क्या? लीवर। अरे ये क्या है? ये लीवर है। क्या है ये? लीवर है दोस्तों। लीवर के 2 भाग होते हैं या 2 लोब होते हैं। कितने लोब हैं? 2 लोब हैं। एक राइट लोब जो कि क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ये देखो, ये जो राइट लोब है ये क्या है? सबसे बड़ा है। दूसरा लेफ्ट लोब जो होता है थोड़ा सा छोटा। क्या होता है? राइट लोब जो है, ये राइट लोब सबसे बड़ा है, ये लेफ्ट लोब उससे थोड़ा सा छोटा है। तो लीवर में कितने लोब होंगे? 2 लोब होंगे, एक राइट दूसरा लेफ्ट। ये जो आपको इसके पीछे का हिस्सा है, पीछे के हिस्से में देखो, ये जो पार्ट है, ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, ये है अपना गॉल ब्लैडर। क्या है ये?
गॉल ब्लैडर है, या इसको पित्ताशय कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन? पित्ताशय कह सकते हैं। अरे क्या कह सकते हैं? पित्ताशय। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपने नाम सुना होगा बाइल जूसेस। अरे क्या सुना होगा? बाइल जूसेस। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि बाइल जूस स्त्रावित किया जाता है, फर्स्ट गॉल ब्लैडर, सेकंड ऑप्शन लिवर, तीसरा स्टमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर पित्रस स्त्रावित किया जाता है। अरे पहला ऑप्शन था आपका पित्ताशय, दूसरा था लिवर, तीसरा था छोटी आंत और चौथा था आमाशय। तो एक चीज बताओ मेरे को, कोई क्वेश्चन बंदा क्या करेगा कि पित्रस बोला पित्ताशय आया, पित्रस बोला पित्ताशय आया, तो उससे वो क्या कर लेगा? गलत कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, जो बाइल जूस होता है वो हमेशा लिवर सिक्रेट करता है, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय उसको क्या करेगा? संचित करेगा। अब जो यहाँ पर ये दिख रही है आपको, ये डक्ट है, नली है, जिसके द्वारा जो स्त्रावण होता है, जो सीक्रेशन होता है, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या कहलाएगा? ये डक्ट कहलाएगी हिपैटिक। कौन सी कहलाएगी? ये हिपैटिक डक्ट कहलाएगी। कौन सी डक्ट कहलाएगी? हिपैटिक। तो हिपैटिक वर्ड किसके लिए आता है? लिवर के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? लिवर के लिए आएगा, यकृत के लिए आएगा। तो ये हमारा यकृत है। अब अपन देखेंगे इसके काम, क्योंकि इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, और ये अगर काम नहीं करेगा तो अपना काम भी नहीं चलेगा। आज के लेक्चर में लिवर ही लिवर चलेगा, लिवर ही लिवर चलेगा। फिर आप नींद में भी लिवर को याद रखोगे कि हाँ लिवर तू है जब तक हम हैं। क्यों हैं? देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन। सबसे पहली बात लिवर को लेकर अपन करते हैं यकृत। ठीक है, लिवर को लेकर अपन सबसे पहली बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं, ध्यान रखना, पहले अपन पॉइंटों में लिख लेते हैं, फिर एक शॉर्ट में एक पाई चार्ट के रूप में बताऊंगा आपको। इजीली वो चार्ट घूमेगा, जिसमें जैसे चक्र घूमता है वैसे ही वो चार्ट घूमेगा और इजीली आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? लिवर होगी। तो ध्यान रखना, अगर उसने पूछा सबसे बड़ी लार ग्रंथि, तब तो होगा पैरोटिड। कौन सा होगा? पैरोटिड होगा। लेकिन अगर उसने पूछ लिया सबसे बड़ी ग्रंथि, तो कौन सा होगा? लिवर होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं वजन की, कि इसका वजन कितना होता है। तो इसका वजन आपको मिलेगा 1.2 से 1.5 kg के बीच में, मतलब लगभग 1.5 किलो की होती है ये ग्रंथि। कितने की होती है? 1.5 किलो की ये ग्रंथि होगी। कौन सी होगी? लिवर होगी। याद रहेगा। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर है। उसके बाद में वजन कितना है? 1.2 से 1.5 kg है। उसके बाद अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसकी? इसके कार्य की। आपको क्या लगता है इसका क्या काम होगा? कोई काम होगा क्या? अरे बहुत काम है इसके, एक नहीं बहुत काम है। क्या क्या काम है? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, यह हमारे शरीर में प्रतिस्कंदन प्रोटीन बनाता है। प्रतिस्कंदन का मतलब है एंटी कोएगुलेंट। क्या बोलेंगे?
एंटी कोएगुलेंट का मतलब है रक्त को जमने से रोकने वाला, रक्त को जमने से रोकने वाला। और इंसान किसी भी ताप पर चला जाए, चाहे वो -डिग्री टेम्परेचर पे चला जाए, वो +डिग्री पे चला जाए, हमारा जो ब्लड का टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा, ना कभी उसको लो टेम्परेचर पर जमने देगा, ना उसको हाई टेम्परेचर पर उबलने देगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हमारे शरीर में तो लगभग 65 to 70% तो क्या होता है, जल ही होता है। और जल का क्वथनांक क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और गलनांक जो हिमांक कहते हैं वो 0 डिग्री पे होगा, मतलब 0 डिग्री से नीचे वो जमना शुरू हो जाएगा और 100 डिग्री से ऊपर वो वेपराइज यानी वाष्पीकरण शुरू हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के लिए अपने पर दिक्कत भी हो सकती है, कम होने पर भी अपने को दिक्कत हो सकती है। तो प्रतिस्कंदन प्रोटीन बनाता है और इस प्रतिस्कंदन प्रोटीन का नाम क्या होगा, हिपैरिन। क्या होगा, हिपैरिन होगा। तो ये हिपैरिन क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। ये इसका सबसे पहला काम है, ये इसका सबसे पहला काम है। बात करें दूसरे की, चलिए दूसरे की बात करते हैं अपन। काम नंबर 2, इसके द्वारा स्कंदन प्रोटीन भी स्त्रावित की जाती है। स्त्रावित की जाती है। इसके द्वारा स्कंदन प्रोटीन भी स्त्रावित की जाती है। वो प्रतिस्कंदन थी, वो एंटीकोएगुलेंट थी, ये कोएगुलेंट है। ये रक्त को जमाने में मदद करेगी। कौन कौन सी, नाम ध्यान रखना, प्रोथ्रोम्बिन, कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन, और दूसरा फाइब्रिनोजन। दूसरा कौन सा होगा, फाइब्रिनोजन। तो ये होती है स्कंदन प्रोटीन। ये क्या करेगी, कोई भी चोट लग जाने पर ये प्रोटीन से क्या करेगी, कोएगुलेशन में, स्कंदन में मदद करेगी। कौन सी, ये दो, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। उसके बाद बात करते हैं अपन अगले काम की। तो अगले काम में क्या होगा, यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है, क्योंकि हमारे शरीर में अमोनिया को उत्सर्जन करने के लिए कोई भी अंग नहीं है। और अमोनिया अगर हमारे शरीर में रहा तो ये हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। तो बेचारा लिवर क्या करता है, ये लिवर क्या करेगा, अमोनिया को आसानी से उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजन के पदार्थ में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, यूरिया में। और यूरिया हमारे किडनी द्वारा, वक्र द्वारा आसानी से उत्सर्जित किया जा सकता है। और ये क्या करता है, अगला काम देखते हैं इसका। अगला काम क्या है, जहरीले पदार्थों को नष्ट करता है।
अरे क्या करेगा, जहरीले पदार्थों को नष्ट करता है। जो भी मान लो पॉइजनस सब्सटेंस हमारे शरीर में आ गए, उसको आसानी से हमारे शरीर पर हावी नहीं होने देता है। और जब भी कोई भी जो सुसाइड वगैरह करते हैं, अगर उसने जहर खा के सुसाइड किया है तो पोस्टमार्टम में सबसे पहले किसको चेक किया जाता है, लिवर को चेक किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ पहले लिवर के पास पहुंची होगी। तो जहरीले पदार्थों को नष्ट करने का काम भी किसको दिया जाता है, काम भी हमारे यकृत को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, यकृत को दिया जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं अपन, अगला क्या होगा, अगला क्या है, ध्यान से देखना। यकृत पित्रस स्त्रावित करता है। क्या करता है, पित्रस यानी बाइल जूसेस सीक्रेट करता है। बाइल जूसेस कौन सीक्रेट करेगा, बाइल जूसेस आर सीक्रेटेड बाय लिवर बट स्टोर्ड बाय गॉल ब्लैडर। अरे किसके द्वारा, लेकिन इंपॉर्टेंट बना लेना, इस लेकिन का बहुत बड़ा मतलब है। लेकिन यह पित्ताशय द्वारा संचित किया जाता है। पित्ताशय द्वारा संचित किया जाता है। ठीक है, तो यहां रखना क्या होगा कि स्त्रावित तो होगा यकृत के द्वारा, लेकिन संचित होगा किसके द्वारा, पित्ताशय के द्वारा। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि संचित कौन करेगा, तो पित्ताशय करेगा या गॉल ब्लैडर करेगा, और स्त्रावित कौन करेगा, तो लिवर करेगा। दोनों में डिफरेंस है, क्या है, दोनों में डिफरेंस है। और उसके बाद अपन जब पढ़ते हैं जो बाइल जूस है, बाइल जूस में रसायन, और बाइल जूस में कितने रसायन होंगे, 2 रसायन होते हैं। सबसे पहला तो होता है बिलीरुबिन। अरे कौन सा होगा, बिलीरुबिन होता है। सेकंड बिलीवर्डिन होता है। एक बिलीरुबिन है, दूसरा बिलीवर्डिन है। ये 2 रसायन होते हैं किसमें, पित्रस में। और ये 2 रसायन कुछ काम भी करेंगे। क्या काम करते हैं, सबसे पहला ये छोटी आंत में माध्यम को क्षारीय बनाते हैं। छोटी आंत में माध्यम को क्षारीय बनाते हैं। वो जो डक्ट बताई थी आपको, उस डक्ट से होते हुए पित्रस जाएगा। कौन सा डक्ट, अपन ने जो पढ़ी थी डक्ट, ये जो डक्ट आपको नजर आ रही है, यहाँ से पित्रस जाएगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद जब जरूरत पड़ेगी तो इस डक्ट से होता हुआ, इस हिपैटिक डक्ट से होता हुआ वो छोटी आंत में पहुंचेगा। और छोटी आंत के अंदर वो क्या करेगा, छोटी आंत के अंदर वो माध्यम को क्षारीय बनाएगा। छोटी आंत में माध्यम को कैसा बना देगा, क्षारीय बना देगा। और दूसरा काम जो होता है वो है वसा का पाइसीकरण। क्या होगा, वसा का पाइसीकरण होता है, मतलब वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, ये काम भी किसका होगा, अरे किसका होगा, बाइल जूसेस का होगा। तो अपन देखते हैं कार्य, अपन देखते हैं इसके कार्य। पहला काम तो क्या हो जाएगा, छोटी आंत में
माध्यम को क्षारीय बनाना। दूसरा, वसा का पाइसीकरण। पहला है छोटी आंत में माध्यम को क्षारीय बनाना और दूसरा है वसा का पाइसीकरण, मतलब वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलेंगे इसको? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहेंगे। किसको? इसको, वसा के पाइसीकरण को। अब कभी कभार क्या होता है, जब इन बाइल जूसेस की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट्स, बाइल जूस में जो ये रसायन पाए जाते हैं, जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होगा? जब इनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे जॉन्डिस। क्या बोलेंगे? जॉन्डिस। तो डिजीज कौन सी हो जाएगी? जॉन्डिस या पीलिया। अब एग्जाम में ये नहीं पूछा कि पीलिया किस कारण होता है। पीलिया के देखो दो कारण भी हो सकते हैं, ये वायरस जनित भी हो सकता है, किसी वायरस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मेन रीजन जो है वो क्या है? इन बाइल जूसेस का इंक्रीज होना है, पीला पड़ना। और क्वेश्चन आता है पीलिये में प्रभावित अंग होता है, पीलिये में प्रभावित अंग होता है, कौन सा होगा? यकृत होगा। तो पीलिये में प्रभावित अंग क्या होगा? अरे कौन सा होगा? पीलिये में प्रभावित अंग जो है वो है हमारा यकृत। कौन सा होगा? यकृत होगा। याद रह जाएगा ना। तो देखिए, छोटी आंत में माध्यम को क्षारीय बनाना। क्यों? अरे क्यों? क्योंकि देखो, जब भोजन आमाशय में होगा, जब भोजन आमाशय में होगा तो वहां पर जो माध्यम है वो अम्लीय होता है। अब खाना जैसे ही आमाशय में पचा, वो वहां से पहुंचेगा आपके छोटी आंत में। अब छोटी आंत वाले एंजाइम क्या करते हैं? मना कर देते हैं, सीधा सीधा साफ मना कर देते हैं कि भाई हम तो अम्लीय माध्यम पर काम नहीं करेंगे, हमें तो जो माध्यम चाहिए वो कैसा चाहिए? हमें तो माध्यम चाहिए साहब क्षारीय। अब जब उसने बोल दिया क्षारीय माध्यम, वहां के एंजाइम हड़ताल पे बैठ गए, तो बात पहुंची सबसे बड़े बुजुर्ग के पास, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई? यकृत हो गई। कौन सी हो गई? यकृत हो गई। और यकृत क्या करेगा? वहां से बाइल जूसेस भेजेगा कि जाओ इसकी समस्या का समाधान करके आओ। तो वहां से जो वो बाइल जूस पहुंचेंगे हिपैटिक डक्ट से होते हुए, तो जैसे ही छोटी आंत में माध्यम को क्षारीय बनाया गया, वहां के वर्कर्स, वहां के एंजाइम्स फिर से उठ खड़े हुए कि अब हमें हमारे जितनी भी सुविधाएं मिलनी थी वो मिल चुकी है, अब हम करेंगे पाचन। तो वो पाचन की क्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से शुरू करने के लिए, सुव्यवस्थित ढंग से शुरू करने के लिए ही तो क्या करता है? माध्यम को कैसा बनाना जरूर हो जाएगा? क्षारीय होना बना जरूरी हो जाएगा। और दूसरा, वसा को तोड़ना भी सबसे जरूरी है। तो ये था हमारा लिवर। लिवर के कितने लोब? 2 लोब, एक राइट दूसरा लेफ्ट। उसके पीछे के हिस्से में आपने देखा होगा गॉल ब्लैडर, और क्या? पित्ताशय। और डक्ट का नाम क्या था? हिपैटिक। उसके बाद पीलिये में प्रभावित अंग क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। वजन कितना? 1.2 से 1.5 केजी, 1.2 से 1.5 केजी। तो ये हो गया हमारा
यकृत। ये आराम से इसके फंक्शन देख लो, ये फंक्शन किसके हैं? अरे ये फंक्शन किसके हैं? बाइल जूस के हैं, पितरस के हैं। चलिए अब अपन पढ़ते हैं अपना पाचन का अगला भाग। पाचन का अगला भाग जो होता है वो है हमारा आमाशय, स्टमक जो होता है। अब देखते हैं हमारा जो पेट है या आमाशय है, इसमें किस प्रकार का पाचन होता है। चलिए अगला अपना रहेगा कौन सा? आमाशय। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है? हमारे आमाशय का। किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारे आमाशय का। आपको थोड़ा सा सही से नजर आ रहा होगा। आराम से मैं इसको एक बार जूम कर देता हूं, उसके बाद वापस हटा दूंगा, ध्यान रखना। ये देखिए आराम से नजर आ रहा है आपको। ये देखो आप, ये आपको एक थैली नुमा संरचना नजर आ रही है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारा जो आमाशय होता है वो क्या होता है? एक थैली नुमा संरचना होती है। कितनी होगी? एक थैली नुमा संरचना होती है जिसमें दो ओपनिंग होगी। एक पहली ओपनिंग तो ये और दूसरी ये। पहली ओपनिंग तो यहां से जो ऊपर इसोफेगस से आ रहा है मटेरियल, वहां पर ओपनिंग है। दूसरा यहां से आगे ये छोटी आंत में जाएगा भोजन, वहां पर भी ओपनिंग है। तो यहां पर दो इंस्पिंस्टर होते हैं। क्या होते हैं? इंस्पिंस्टर होते हैं। ये जो भाग है, कौन सा भाग है? ये जो भाग है यहां पर, इसको बोलते हैं कार्डियक। ये कौन सा पार्ट होता है? कार्डियक होता है। उसके बाद में ये जो भाग है ये होता है फंडिक। ये इसको फंडस भी बोलते हैं। फंडिक वाला पार्ट है सेकंड। और तीसरा ये जो यहां भाग है इसका नाम होता है पाइलोरिक। तो पहला पार्ट आमाशय का, जहां पर ओपनिंग कहां से शुरू होगी? इसोफेगस से शुरू होगी। उसको तो अपन बोलेंगे कार्डियक है, तो कार्डियक इंस्पिंस्टर। ओपनिंग को क्या बोलेंगे? इंस्पिंस्टर। और उसके बाद वहां पर कौन सी? पाइलोरिक इंस्पिंस्टर। तो ये एक कैसी संरचना है? आपको नजर आ रही होगी। ये कैसी संरचना है? थैली नुमा संरचना है। नुमा संरचना है। कैसी संरचना है? थैली नुमा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें जो भोजन होता है कितने? 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे तक रहेगा। अब इस 4 से 5 घंटे के अंदर प्रोसेस क्या क्या होगा? प्रोसेस क्या क्या होगा अपन देखेंगे अभी आराम से। ये चीज आप देखो आराम से कि 3 पार्ट होते हैं। पहला कार्डियक है, दूसरा फंडिक है, तीसरा पाइलोरिक है। स्ट्रक्चर कैसा होगा? थैली नुमा होगा। कैसा होगा? थैली नुमा होगा। कितने घंटे तक रहेगा भोजन? 4 से 5 घंटे तक रहेगा। 4 से 5 घंटे तक रहेगा। अब देखो इसमें क्या होता है? कुछ कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है। वो क्या करेंगी? अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें कुछ सेल्स होती है जिनका नाम है पेराइटल या ऑक्जेंटिक। पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स होती है। ये क्या करेगी? आपके आमाशय में कौन सा अम्ल स्त्रावित करती है? HCl अम्ल स्त्रावित करती है। कौन सा? HCl अम्ल स्त्रावित करती है। और इस HCl अम्ल का pH अक्सर पूछा जाता है 1.5। HCl अम्ल का pH कितना होगा? 1.5 होगा। और इस 1.5 का क्या मतलब है? इस 1.5 का मतलब है बहुत ज्यादा क्या होना?
अम्लीय होना, बहुत ज़्यादा क्या होना, अम्लीय होना, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके दो काम होते हैं। किसके? इस एसिड के दो काम होंगे। पहले तो ये किसको नष्ट कर देगा दोस्तों, ध्यान रखना, जीवाणुओं को, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, एसिड क्या कर देगा, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। दूसरा, माध्यम को, कैसा बनाएगा, अम्लीय बनाता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है। माध्यम को कैसा बनाएगा, अम्लीय बनाता है, क्योंकि आमाशय में जो भी प्रोटीन्स होती है, जो भी एंजाइम्स होंगे, वो क्या करेंगे आपके, वो सिर्फ और सिर्फ अम्लीय माध्यम को सपोर्ट करेंगे। इसलिए माध्यम कैसा चाहिए अपने को, अम्लीय माध्यम चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा, HCl प्रोवाइड करेगा। तो ये दूसरा, इसका क्या हो जाएगा, एंजाइम्स एक्टिवेट। तो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए भी कैसा माध्यम चाहिए अपने को, अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। अब अपन पढ़ेंगे आमाशय में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो आमाशय में दो एंजाइम मिलेंगे, कौन कौन से देखते हैं अपन। पहला, अगर अपन बात करें एंजाइम की, एंजाइम की बात करें तो पहला जो एंजाइम है वो पेप्सिन है। कौन सा है, पेप्सिन है। पहला एंजाइम कौन सा होगा, पेप्सिन होगा। और पेप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, पेप्टोन्स में। अरे किस में तोड़ देगा, पेप्टोन्स में। मतलब प्रोटीन के पाचन में मदद करने वाला एंजाइम कौन सा होगा, पेप्सिन होगा। दूसरे एंजाइम की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा रेनिन। दूसरा एंजाइम कौन सा है, रेनिन है। तो रेनिन क्या करेगा, अब एक क्वेश्चन आता है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन, ध्यान रखना, दूध में जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है कैसीन। तो दूध में प्रोटीन का पाचन, तो दूध में जो पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन है, उस कैसीन प्रोटीन के पाचन के अंदर कौन सा एंजाइम काम करेगा, रेनिन करेगा। लेकिन ध्यान रखना, स्पेशल क्या है इसमें, स्पेशल ये है क्या कि ये रेनिन जो है सिर्फ आपको किस में मिलेगा, बच्चों में मिलेगा। किस में मिलेगा, बच्चों में मिलेगा। तो ये रेनिन बच्चों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है, बच्चों में दूध का पाचन करने वाला एंजाइम अरे कौन सा होगा, रेनिन होगा। कौन सा होगा, रेनिन होगा। और दूसरा, प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन सा आएगा, पेप्सिन आएगा। पेप्सी, अरे पेप्सी भी तो एसिडिक होती है, तो पेप्सी से याद रख लेना, पेप्सिन है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ा है। रेनिन ने दूध में प्रोटीन का पाचन, और दूध में प्रोटीन कौन सी थी, अरे दूध में कौन सी प्रोटीन, केसीन। अरे कौन सा सीन, केसीन। कौन सा, केसीन, याद रह जाएगा। अब क्या होती है तीसरा भाग, पहला एसिड हो गया, दूसरा एंजाइम हो गया। अब बात करते हैं तीसरे भाग की। तीसरा भाग क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, या इसका नाम है श्लेष्मा झिल्ली। कौन सी झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली की बात करते हैं। ये क्या करेगी, ये हमारे जो आमाशय की आंतरिक परत है, कौन सी, हमारे आमाशय की आंतरिक जो परत है, जो अंदर वाली भित्ति है, उसको अम्ल के प्रभाव से सुरक्षित रखती है। तो इसका काम क्या होगा, अम्ल के
प्रभाव से बचाना, अम्ल के प्रभाव से बचाना किसको? आंतरिक झिल्ली को। जो इंटरनल मेम्ब्रेन है आमाशय की, उसको अम्ल के प्रभाव से बचाने का जो काम करती है वो कौन करेगा? म्यूकस मेम्ब्रेन करेगी, श्लेष्मा झिल्ली करेगी। ये अंदर की तरफ होती है। अपन ने जो स्ट्रक्चर देखा था, वापस से देखना स्ट्रक्चर को, एक बार फिर से बताता हूं आपको स्ट्रक्चर। यही था हमारा स्ट्रक्चर। अरे यही था हमारा स्ट्रक्चर। तो यहां पर ये देखो, ये जो अंदर की है मेम्ब्रेन, यहां पर ये अंदर की जो मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन, इसमें इसको सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पर जो मान लो ये जो एसिड सीक्रेट हो रहा है, कभी भी इस त्वचा तक नहीं पहुँचना चाहिए। इस त्वचा तक पहुँचने के लिए ही तो ये क्या करता है, इसको रोकता है। तो ये मान लो अगर ये एसिड हमारे उस त्वचा को छू गया तो हमारे पेट में अल्सर हो सकते हैं, पेट में छाले हो सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए भी कौन काम करती है? श्लेष्मा झिल्ली काम करती है। कौन सी झिल्ली काम करेगी? श्लेष्मा झिल्ली काम करती है। तो ये था हमारे आमाशय के कार्य, उसके एंजाइम और उसके फंक्शंस। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। बने रहना, और आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है तो पिछले 2 लेक्चर को ज़रूर देखना, नहीं तो डायरेक्ट ये समझ में नहीं आएगा। अब इसके बाद आएगा अपना सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा? छोटी आंत। इसमें बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। अलविदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।